नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम अगले चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 7 का है। चैप्टर 4 दिल्ली की सुल्तान। इस चैप्टर में प्रमुख जो दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत मानी जाती है। और इसमें भी जो प्रमुख सुल्तान हैं उनके बारे में ही वर्णन किया गया है, थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में बताया आपके एनसीईआरटी में। अब हम शुरू करते हैं 1206 से। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और उसका सिपाह सालार था या एक जनरल, उसका जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक के दिल्ली की सत्ता पर रहता है। इसने एक काम किया कि कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था और बहुत शॉर्ट पीरियड था, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। बस एक अलग हो गया वहाँ से, अफगानिस्तान के शासकों से, उनके शासकों से वो अलग हो गया। ये इसके काम में, इसके समय में महत्वपूर्ण बात है। इसके पश्चात इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश 1210 से 1236। इल्तुतमिश कुतुब मीनार का जो उसने काम शुरू किया था, पहला तो यही मैं बता दूं, इसने इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के समय में एक परेशानी आई कि पहली बात जब ये गद्दी पर बैठा तो इसको उन्हीं के साथियों से थोड़ी परेशानी हुई, और दूसरा जो दिल्ली के सरदार थे उनसे बहुत परेशानी है। किसी तरीके से उनको सेटिस्फाई किया इसने और फिर आगे बढ़ने लगा। और फिर इसी के समय में मंगोलों का आक्रमण होता, जलालुद्दीन मंगबरनी का आक्रमण होता सिंध की तरफ से। तो अब ये सोचा कि भाई अगर इनका आक्रमण हो जाए तो दिल्ली हथिया लेंगे, तो किसी तरीके से मध्यम मार्ग अपनाते हुए कहा जलालुद्दीन मंगबरनी से, भाई यहाँ की आबोहवा आपके लिए ठीक है या नहीं, अगर यहाँ आप रहेंगे तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये स्टोरी है जो मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, किसी अच्छे राइटर की किताब में है, उसमें से हमने पढ़ी थी। यहाँ की आबोहवा आपके लिए उपयुक्त नहीं है, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाए। तो ये बहुत बढ़िया से उसको समझा के मंगोल वहाँ से चले गए इसी बात मानकर। ये काम होता है इसके समय में। और इसके पश्चात इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। से 1240 रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। सबसे बड़ी उस समय की इसकी यही डिमेरिट थी कि महिला है। आज ऐसा नहीं, आज महिलाएं बहुत क्षेत्रों में पुरुषों को बीट कर रही है, लेकिन वो मध्ययुगीन काल था, वहां पर महिलाओं की सत्ता बर्दाश्त नहीं की जाती थी पुरुष वर्ग के द्वारा, पुरुषवादी मानसिकता थी। तो वो जो सरदार थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे ये एक महिला की अधीनता स्वीकार करें, इसीलिए इसका जो पीरियड था बहुत शॉर्ट था। इसके पश्चात छोटे छोटे शासक आए, फिर उसी में से एक अंतिम था, एक अंतिम रुकनुद्दीन फिरोज भी था। तो इन सबों के समय में
उनका एक सिपाह सालार बलबन हुआ करता था। फिर वही बलबन आगे इस वंश के लिए ममलूक वंश, इस पूरे वंश को ममलूक वंश कहा था, बलबन तक। इस पूरे डायनेस्टी को ममलूक वंश। इसी के पश्चात बलबन बैठता है गद्दी पर। सिपा सालार था, सिपा सालार से वो उसको अंतिम शासक को मार देता है, फिर अपने वो बैठ जाता है गद्दी पर। बलबन के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था और बलबन इल्तुतमिश की पॉलिसी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी नहीं अपनाया, ये लड़ा। इसका बेटा महमूद मंगोलों से लड़ते हुए मारा भी गया था। अब एक और खास बात बताएं इसमें, ये सुल्तान की निरंकुशता में भरोसा करता था और जितना भी क्षेत्र था उस समय ये चाहता था उसको बिल्कुल कॉम्पैक्ट रखा जाए उस क्षेत्र को। और सुल्तान जो है, सुल्तान के प्रति लोग सम्मान प्रकट करें, सम्मान की निगाह से सुल्तान को देखें। इसके लिए इसने क्या किया? नंबर एक, बहुत सीरियस रहता था दरबार में, एकदम सीरियस, हंसने पे पाबंदी थी। मुद्दे की बात करो भाई, बाकी कुछ नहीं। दरबार में मजाक उजाक करना था बंद, कोई हंस नहीं करता था। लंबी सी टोपी, लंबी सी दाढ़ी, 2 इसके बॉडीगार्ड नंगी तलवार लिए इसके आगे पीछे चलते रहते थे। दरबार के अंदर भी, बाहर की तो बात ही छोड़िए, अंदर भी नंगी तलवार लिए चलते रहते थे। एक खौफ का वातावरण क्रिएट किया ताकि लोग खौफजदा रहे कि बहुत निरंकुश है, अगर कुछ भी दाएं बाएं हुआ तुरंत सर को कलम कर देगा। यहाँ तक ठीक है भाई। बलबन ने काफी कॉम्पैक्ट रखा भी इस डायनेस्टी को। बलबन के समय एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये ईरान के अफरसियाब वंशज से अपनी तुलना करता है और वहां की एक रीति रिवाज को अपने दरबार में लाता है। सिजदा और तायबोस नामक 2 प्रथाओं को इसने अपने के यहाँ लागू किया, यानी सुल्तान को घुटने की बल बैठकर सुल्तान का साष्टांग प्रणाम करना, ये वो अपने दरबार में इसको लागू किया। अब यहाँ तो बलबन का पीरियड लिख देते हैं, 1266 से लेकर 1287, ये बलबन का पीरियड हुआ। अब यहाँ पर ये पूरा ममलूक वंश फिनिश हो जाता है। इसके बाद में आता है आपका खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी की तरफ बढ़ते हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश 1290 से 1320 एक खिलजी डायनेस्टी थी। 1287 में बलबन मर जाता तो 1287 से 3 साल 1290 तक छोटे छोटे शासक हुए थे। उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 में जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये 1290 से 1296 तक था। 1290 से 1296 इसने कुछ कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, बस इतने दिन खिलजी वंश की स्थापना किया। छोटे छोटे गुट में बटे थे, सरदार को एक किया, फिर किसी तरीके से 6 साल अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। इसके बाद इसका भतीजा तो आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन 1296 से स्टार्ट होता है कार्यकाल, 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था।
और ये भी बलबन तो अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने की बात करता था, लेकिन ये एक्सपैंड की बात करता था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपैंड कर सकें अब इसको खिलजी वंश को, और इसके लिए इसको विशाल सेना की आवश्यकता थी, तभी तो इतनी बड़ी जो सोच रहा है वो कर पाएगा। अब विशाल सेना के लिए धन की भी आवश्यकता थी, इसीलिए इसने गंगा दोआब के क्षेत्रों में टैक्स बढ़ा दिया, लगभग 50%, आधा टैक्स लेने लगा ये अलाउद्दीन खिलजी। भूमि की नाप के आधार पर भी टैक्स लेने लगा, ये सब इसके कार्य थे। और दक्षिण भारत पहले शुरुआत में ये गुजरात विजय किया, रणथंभौर विजय किया, चित्तौड़ विजय किया, ये सब उत्तर भारत की जो भी विजय थे ये खुद कर लिया और एक्सपेंड करता रहा लगातार। उसके पश्चात ये दक्षिण भारत की तरफ अपने एक सिपाहसालार मलिक काफूर को भेजा, जो कि हिजड़ा था, किन्नर था जो, उसको भेजा दक्षिण भारत की तरफ कि वो जाओ और दक्षिण में अपना पूरा विजय करो। मलिक काफूर जब दक्षिण जा रहा था तो उसी समय इसके दरबार में एक दरबारी कब था, अमीर खुसरो, आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो के तमाम ग्रंथ। एक क्वेश्चन भी आता था, आता था नहीं, आता है, आया हुआ भी है और आगे भी आ सकता है। फिर कि किस यूपी पीसीएस में तो कई बार आया है, आईएएस में भी एक आध बार आया है कि किस एक कवि ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के कार्यकाल को देखा है। अमीर खुसरो का नाम आता है, आईएएस में पीसीएस में सब जगह आया है, अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी वही था, जान लीजिए आप लोग। तो ये अमीर खुसरो उसको सलाह ही देता है मलिक काफूर को, जब दक्षिण की तरफ विजय की तरफ जा रहा था कि देखो मलिक काफूर, शायद इस आवाज में तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई मलिक काफूर, तुम दक्षिण भारत की तरफ जा तो रहे हो, लेकिन वहां की जलवायु उत्तर भारत की जलवायु से भिन्न है, और अपना पूरा ध्यान तुम अपने लक्ष्य की तरफ लगाना, यानी दक्षिण भारत की विजय की तरफ लगाना, ताकि स्वस्थ रहो, सलामत रहो और अच्छा संदेश लेकर आना। ठीक है, यही आपको भी करना है। अपना जो आबो हवा दुरुस्त करते हुए अपने कंपटीशन के पर पूरा ध्यान लगाइएगा। अमीर खुसरो की सलाह आपके ऊपर भी लागू होता है। तब अमीर खुसरो निकल पड़ा दक्षिण भारत की तरफ विशाल सेना लेकर। वहां पर देवगिरी, होयसल और द्वार समुद्र, इन सभी जगहों पर खूब लूटपाट किया। और दक्षिण भारत में उस समय ज्यादा धन हुआ करता था। अब खूब लूटपाट करके सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब भर के ले, और बहुत हिंसा भी किया उसने, जैसे हिंसा करने की पैदा ही हुआ है। पूरा धन लेके आया सीधे यहाँ पर दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी को दिया, उससे राजकोष इनका पूरा भर गया। अब अलाउद्दीन खिलजी का कॉन्फिडेंस और सब आसमान पर, भाई जाहिर सी बात है, धन भी आ गया, साम्राज्य भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब वो बहुत महान सिकंदर महान की तरह वो अलाउद्दीन महान बनने की कोशिश करने लगा। जब हम अलाउद्दीन महान पूरे विश्व विजय करेंगे, तो उस समय दिल्ली में एक कोतवाल था और उसका नाम था फखरुद्दीन। उसने इसको समझाया, ये जितना भी कथा कहानी हम बता रहे हैं, ये इनमें से कोई भी एनसीईआरटी से नहीं। अब जान लीजिएगा, ये सारे कुछ एनसीईआरटी से, ये जितना पार्ट चल रहा है, ये बड़ी किताब, अच्छी किताबों के राइटर से हमने लिया है। हालांकि ये भी अच्छी किताब की राइटर की है, लेकिन जो क्लास की वजह से इन्होंने थोड़ा, भाई बच्चे हैं, इस कार से समझाने के लिए उन्होंने थोड़ा कम ही रखा है यहाँ पर। फिर फखरुद्दीन ने इनको सलाह दिया कि ये सब स्वप्न छोड़ दो, ये दिवा स्वप्न है, जो तुम्हारा है वो भी चला जाएगा अगर ऐसा कुछ कर। तो उनकी सलाह एक बहुत मानता था, बहुत बुजुर्ग कोतवाल थे, वो मानता था।
यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी पूरा का पूरा भारत जितना था वो खिलजी डायनेस्टी का अधीन कर लिया था। कमोबेश आप इसकी तुलना उस समय आप अशोक से भी कर सकते हैं। अशोक की तरह तो नहीं था ये, लेकिन जो साम्राज्य विस्तार में एक उसके करीब पहुंच चुका था अलाउद्दीन खिलजी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हाँ, डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण में दक्षिण नहीं था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण में था तो काफी कुछ कैप्चर कर चुका था। यहाँ तक ये था। अब इसके पश्चात 1316 के बाद में 1304 साल तक खिलजी वंश के जो छोटे छोटे शासक आए, उसके बाद में स्थापना होती है तुगलक वंश की। अब आगे बढ़ते हैं तुगलक डायनेस्टी की तरफ। तुगलक वंश 1320 से 1399 इसकी स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 के आसपास, 1320 से 25 के आसपास उसका कार्यकाल था। 1320 से 25। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक। इसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें। गयासुद्दीन तुगलक तो तुगलक वंश की स्थापना की है। खाली पांच वर्ष 25 से 25 है, खाली 5 साल शासन कर सका। बहुत कुछ खास नहीं इसके बारे में। इन दोनों के बारे में कुछ खास। मोहम्मद बिन तुगलक पे आप आ जाइए। 1320 से 1351। ये भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह बहुत विस्तार की बात करता था, बहुत कल्पनाशील व्यक्ति था ये भी। और कहा जाए कि समय से बहुत आगे था। उस समय के समय से बहुत आगे था, आज के समय से नहीं। आज तो डिजिटल इंडिया हो गई है, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, नहीं जानिए। तो आज की बात मत कीजिए। उस समय का जो समय था उससे बहुत आगे था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको कोई लोग सनकी भी कहा करते थे उस समय, आज नहीं। इसने 2-3 काम 4 काम किए और चारों फेल, और चारों बहुत स्टैंडर्ड काम थे, कोई दो राय नहीं। नंबर 1 स्टैंडर्ड काम नहीं हम कहेंगे। नंबर 1, भाई पता नहीं कैसा समय था उस समय, हम थे तो वहाँ पर थे नहीं। अब कैसे गणना करें कि नहीं बहुत अच्छा काम था, बहुत बुरा काम था। अगर हम वहाँ की उस समय जनता होते या कुछ भी और होते तो एनालाइज करते, भाई तुगलक साहब ठीक ठाक नहीं चल रहा, भाई कुछ दाएं बाएं है। चलिए आगे चलते हैं। इसने काम किया, 2 आम में कर वृद्धि कर दिया। 2 आम में कर वृद्धि कर दिया। इतना ज्यादा कल 50% ये भी 50% के आसपास कर दिया तो वहाँ के किसान दिग्धों का बैठे इतना कर लेगा तो हम इतना कर लेंगे तो हम लोग खाएंगे जिएंगे क्या। पहला काम इसका अस्पताल। दूसरा काम, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी यानी दक्षिण में देवगिरी यानी दौलताबाद कर ली। सबको जितने दिल्ली वासी सबको घसीटते वहां लेके पहुंच गया दौलताबाद।
बर्नी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया इसका, इस घटना का। अब वो भी राजधानी, अब दिल्ली क्योंकि सेंटर में था, दिल्ली को ही क्यों राजधानी बनाते थे, पहले मैं ये बता दूं आपको। दक्षिण भारत में कोई राजधानी उस समय इसलिए नहीं हुआ करती थी कि यहां पर कोई खतरा नहीं था बाहर से। ध्यान दीजिएगा बात, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। दक्षिण भारत में अगर कोई राजधानी हम बनाते हैं तो दक्षिण भारत को कोई खतरा बाहर से नहीं था, बाह्याक्रांताओं से। और दिल्ली जो हम यहाँ पर है, यहाँ से हम इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। आज भी दिल्ली इसीलिए है कि हम यहाँ से वो अपने जो सीमा है, स्थलीय सीमा है, उसकी बेहतर देखभाल कर सकते हैं, नजर बना सकते हैं पश्चिम पूर्व उत्तर तक की तरफ। यही कारण है, और हमेशा से यही कारण था कि दिल्ली राजधानी रही है। दिल्ली का इंपॉर्टेंस यही है। और इसने क्या किया, अब यहाँ से हटा के यहाँ लेके चलाया। अब भाई यहाँ लेके तुम यहाँ बैठे हो, ऊपर उत्तर पश्चिम से हमला हो जाए तब तो यहाँ से पहुँचते पहुँचते ही तुमको समय लग जाएगा। उस समय पहुँचते पहुँचते ही समय लग जाएगा। तो जब तक तुम पहुँचोगे तब तक दिल्ली दूसरा सुल्तान बैठ जाएगा। तब क्या करोगे? ये भी मूर्खतापूर्ण निर्णय था उसका। यहाँ पे पहुँचा दिया उसने राजधानी, ये भी कट ये भी। तीसरा, उसने एक सांकेतिक मुद्रा चलाया, तांबा और पीतल का। हम सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे, अब उसके आड़ में डुप्लीकेट मुद्रा बनने लगी, वो भी कट, वो भी असफल। चौथा काम इसका ये था, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, कराची अभियान किया, खुरासान अभियान। खुरासान कहीं उत्तर पश्चिम में पड़ता है, तो कहा हम वहाँ पूरी सेना ने तैयार किया, अग्रिम वेतन वतन भी दे दिया, कहा चलो वहाँ हमला किया जाए, वो कैप्चर किया जाए। वो टाटा फिर वो भी काम नहीं हुआ। चारों इसकी योजनाएं असफल, मोहम्मद बिन तुगलक की कोई भी सफल नहीं। यहां तक इसका पूरा काम था जो भी था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। इसने मोहम्मद बिन तुगलक का जो था कि उसकी जो काम थे उसको एनालाइज किया, कहा ये असफल क्यों हुआ। तो फिर कहा कि इसने उलेमा और सरदार को संतुष्ट नहीं किया, जो कि सलाहकार वर्ग हुआ करता था उस समय। अच्छा, तो फिरोज शाह तुगलक ने उनको संतुष्ट करने का प्रयत्न किया और थोड़ा लिबरल हो गया। इसकी तरह थोड़ा टाइट नहीं था, थोड़ा लिबरल हुआ जनता के प्रति। भाई जनता ने विद्रोह भी किया था उसके समय, ये नहीं चाहता था विद्रोह वगैरह करे। रिश्वत देने वाले मामले में भी चलो कोई 1 रुपया ले लेता, कोई परेशानी बात नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं था। इसने जनता के लिए खेती किसानी के लिए नहरें भी बनवाई, ताकि नहरों के द्वारा किसान अपनी खेती कर सकें बढ़िया से। भाई 4 या 5 नहरें भी बनवाया था इसने। नए नए नगर बसाया, हिसार, फिरोजाबाद, ये सब नए नगर इसने भी बसाए, जनता यहाँ भी रहे आराम से, सुकून से। ये सब इसके कार्य थे। और खैरात भी बहुत बांटता था ये, उसके लिए एक अलग विभाग भी की भी स्थापना कर दिया था। ये सब इसके फिरोज शाह तुगलक के कार्य, लिबरल जो तरीका था इसका। यहाँ तक हो गया आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक और महत्वपूर्ण काम इसने किया था। इसने अशोक के शिला उसमें से 2 स्तंभ लेख को ये दिल्ली लेके चलाया था। ये फिरोज शाह तुगलक के महत्वपूर्ण कार्य थे। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल में तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1320 से नहीं हो 1325 से, फैक्चुअल मिस्टेक कभी कभी हो जाया करता उनके कार्यकाल में। 1325 से 1351 तक था। अब इसके पश्चात, फिरोज शाह तुगलक के पश्चात आते हैं सैयद वंश, छोटा सा वंश था, सैयद वंश आता है। उसके पश्चात आपका लोधी वंश आता। लोधी वंश तो भी बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। 1398 में तैमूर आक्रमण, तैमूर आक्रमण दिल्ली पर होता है। काफी लूटपाट इसने किया और
इसको इस दायरे मतलब में पूरे दिल्ली में लूटपाट किया। फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के छोटे छोटे शासक आए, सब एकदम सीमित रह गए, दिल्ली के इर्द गिर्द तक ही रह गए वो। यहाँ तक पूरा आपका उसके जस्ट बाद सैयद वंश आया, वो भी कोई बहुत शक्तिशाली नहीं था। सैयद वंश की स्थापना खिजर खां ने किया था। बस वहीं तक ये पूरा फिनिश होता है। फिर हम आते हैं, लोधी वंश की स्थापना होती है 1451 में, 1526 में फिनिश। 14 शुरुआत में लोधी वंश के जो शासक थे, ये छोटे छोटे जो सरदार थे, उन सरदारों के विद्रोह को दबाने का प्रयत्न किया इन्होंने लोगों ने, और सल्तनत को पुनः संगठित करने का प्रयत्न किया। लोग जौनपुर जो अभी भी है, जौनपुर के साथ संघर्ष भी इन लोगों ने किया। ये लोधी वंश के शुरुआत शासकों के द्वारा कार्य किया गया। अब इसमें दो प्रमुख शासक हैं, एक आपका सिकंदर लोधी हुआ, दूसरा इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी को अब वो करते हैं, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, 1489 से 1517, और उसके पश्चात इब्राहिम लोधी 1517 से 1526, इब्राहिम लोधी शासन काल। सिकंदर लोधी पे हम आते हैं। जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए इसमें सिकंदर लोधी ने। इसने जो लगान पिछले शासकों ने बढ़ा के रख दिया था, लगान को भी घटा दिया है सिकंदर लोधी ने। तीसरा कार्य, इसने ना तो दिल्ली ना तो दौलताबाद, इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई सिकंदर लोधी ने। और क्या काम था, एक गुलरुख नाम से कविताएं भी लिखता था। गुलरुख, ये ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आई इसमें पूछा गया है। गुलरुख, गुलरुख ये नाम से कविताएं भी लिखा करता था। ये हुआ सिकंदर लोधी के कार्य। और सरदारों को सेटिस्फाई भी करने का इसने प्रयत्न किया। और क्योंकि ये शासक अफगान थे, लोधी वंश के जो शासक थे वो अफगान थे, काफी कुछ ये अफगान सरदारों की शक्ति पर भी निर्भर करते, उन पर ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन चूंकि ये राजा हो गए, तो वो जो अफगान सरदार थे वो इससे प्रसन्न नहीं थे। भाई आप सरदारों में कोई एक सरदार राजा बन जाए तो जाहिर की बात है, तो पड़ोसी को ईर्षा होगी ही। तो उसी में से कुछ ने विद्रोह भी कर दिया। ठीक है, और विद्रोह कर दिया, उसकी परिणत तो आगे हम देखते हैं। फिर जब विद्रोह किया तो उसके पश्चात अब यहाँ पर आप आते हैं, हम जब विद्रोह कर रहे हैं लोग, तो ये इब्राहिम लोधी आ जाता है शासन काल में 1517 से 1526। बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया और वहां से मुगल वंश का प्रारंभ होता है। अब यहाँ तक तो पूरा का पूरा हमने सल्तनत काल का आपको एक रूपरेखा बता दिया, जो भी आपके एनसीईआरटी में अपने वेबसाइट करते हुए। अब इसमें थोड़ा शासन प्रणाली की तरफ देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में शासन प्रणाली बहुत छोटा सा दिया, ज्यादा दिया नहीं हुआ इसमें। में क्या था, भूमि लगान, जो लगान थी 1/3 सामान्यतया 1/3 हुआ करती थी। किन्हीं शासकों ने बढ़ाया, लेकिन अमूमन 1/3 आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हुआ करती थी। और खुद मुकद्दम और मुतसर्रिफ नामक अधिकारी हुआ करते थे, जो लगान के वसूल से संबंधित इनका कार्य था। इसी समय वजीर और मीरबख्शी एक उनके अधिकारी हुआ करते थे, जो कि मुख्यतः सेना से संबंधित हुआ करते थे। वजीर जो होता था वो इन सभी अधिकारियों का चीफ हुआ करता था। यहां तक हुआ, एक शब्द आया मसाहत, यानी भू पैमाइश के आधार पर ही लगान का निर्धारण होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय बात की। अब जहां तक आपका पूरा हल्का फुल्का ये हो गया। इसी समय आप ये देखते हैं
कि दक्षिण भारत में नए नए राज्य का आगमन भी होता है। एक उसमें से बहमनी 1347 में और 1336 में विजयनगर साम्राज्य, जो कि हिंदू साम्राज्य था, उसकी स्थापना होती है। इन दक्षिण भारत के इन राज्यों में बहुत ज्यादा युद्ध होता था रायचूर दोआब को लेकर। विजयनगर ऑलरेडी शक्ति संपन्न था और बहमनी भी था, तो विजयनगर से अकेले कोई नहीं लड़ पाता था, तो जो बाकी जो छोटे छोटे राज्य थे वो मिलकर विजयनगर से लड़ते थे। एक युद्ध का नाम भी इसमें विजयनगर की काफी उसमें पराजय भी हुआ था, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध था, उसमें विजयनगर की पराजय, ये सब मिलकर हो रहा है। यहाँ तक पूरा आपका सल्तनत डायनेस्टी फिनिश होता है। अब आगे किसी नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। कल तो हमारा मोटिवेशनल रहेगा, मोटिवेशनल आपके लिए स्पेशली ध्यान दीजिएगा उसको। हिस्ट्री चल रहा है बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, फैक्ट जितना थोड़ा बहुत है, फैक्ट तो फैक्ट डाल ही दे रहे हैं, लेकिन जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं अगर कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो पिक्चर चलनी स्टार्ट हो जाएगी आपके ब्रेन में, और आप उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि देखेंगे उसके ऊपर कुछ पढ़ेंगे तो दृश्य माध्यम जो है, आप ये जानिए जब जो दृश्य माध्यम होता है उससे कैप्चरिंग पावर सबसे ज्यादा हुआ करती है। उसके बाद में आप जो सुनते हैं वो आती है, उसके बाद जो आप पढ़ते हैं वो आती है। तो हम लोग दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें भाई, तीनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, देख के अपना ब्रेन में एसिमुलेट कीजिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस करके वहाँ से भी एसिमुलेट कीजिए, वहाँ से भी एसिमुलेट कीजिए, और जो किताबों से पढ़ के भी एसिमुलेट कीजिए। आज का क्लास यहीं तक। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।